हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिर से लेके आए हैं 5 चैप्टर। जी हाँ साथियों, 5 चैप्टर का महा एमबीबीएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम 2024 में पूछेगा, सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आज की क्लास में लाया गया है। तो साथियों, बिना समय को गवाए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फटाफट से बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत ही जल्दी करने का यहाँ पे प्रयास किया जाएगा। चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और महा धमाका और सुपरफास्ट क्लास ये रहेगा और काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो मात्र अब 10 दिन बाद अपने एग्जाम में बैठेंगे साथियों, उसके लिए काफी ज्यादा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है और फटाफट से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। उम्मीद है कि आवाज और वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी पहुंच रही होगी। पहला नंबर सवाल है साथियों कि करवक की कवि कौन है, बताइएगा जरा। करवक के कवि कौन है? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी या नवादास? तो प्यारे साथियों, आपको पता है करवक के जो कवि है, जी हाँ साथियों, करवक के कवि कौन है? कवि कौन है यहाँ पे? मलिक मोहम्मद जैसी। कौन है प्यारे साथियों? मलिक मोहम्मद जैसी यहाँ पे कौन है? करवक के कवि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये माने जाते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और काफी बार ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं आपके एग्जाम में। सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहा है, जो कि बिल्कुल राइट है प्यारे साथियों, याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं सुपरफास्ट क्लास का। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? प्यारे साथियों, मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? पहला सवाल था करवक किसकी कवि है, यानी करवक की कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। देखिए, सेम टू सेम सवाल है लेकिन उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है। तो प्यारे साथियों, आपको पता ही है यहाँ पे क्या है? करवक है। क्या है प्यारे साथियों? करवक आपको पता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट है। काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस चैप्टर से पूछे गए हैं और पूछता आ रहा है आपके एग्जाम में। यानी प्यारे साथियों, 2024 में भी हम निश्चित रूप से इसे बोल सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मलिक मोहम्मद जैसी कविता कौन सी है? करवक आपको पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, या पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। लेकिन क्लास के 2 दिन बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि आप लोग पीडीएफ के भरोसे रह जाते हैं और क्लास को नहीं देखते हैं। यानी आपको पीडीएफ क्या बनाता है? आलसी बना देता है। इसलिए पीडीएफ थोड़ा लेट से प्रोवाइड होता है और भी कई कारण होते हैं पीडीएफ को लेट से प्रोवाइड करने का। तो मलिक मोहम्मद जैसी की कविता कौन सी है? करवक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था, जरा बताइएगा कि इनका जो जन्म है कब हुआ था? 1450 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर सी है प्यारे साथियों 1492 में या 1496। तो प्यारे साथियों, मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो जन्म हुआ था 1492, याद रखिएगा। जी हाँ साथियों, हमने बार बार हर एक हिंदी के क्लास में ये जिक्र किया है कि हिंदी के चैप्टर से सबसे ज्यादा अगर प्रश्न उठते हैं तो लेखक के किससे उठते हैं प्यारे साथियों? परिचय से। सबसे ज्यादा लेखक के परिचय से सवाल पूछे जाते हैं, यानी उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, उनका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, उनका घर कहाँ पे था, कौन से जिले में, कौन से राज्य में। ये सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं हिंदी में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसी 1492 ईस्वी में जन्म लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों 4 नंबर, और फटाफट से मैं सभी का आंसर यहाँ पे देखना चाहूंगा और सभी का जवाब आना चाहिए। ये फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप 90% लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ क्वेश्चंस की आपका यहाँ पे वैल्यू बता रहा है कि कितनी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस लाया गया है और कैसा कैसा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकता है। सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में। तो जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था प्यारे साथियों? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, जैसी, मलिक मोहम्मद जैसी जी का जो जन्म हुआ था प्यारे साथियों, कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। काफी इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए। क्लियर है सभी को? ऑप्शन नंबर ए सभी का आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं, जैसी किस तरह के कवि है, जरा बताइएगा यहाँ पे कि जैसी जी किस तरह के कवि है? भक्ति कवि है, सूफी कवि है, श्रृंगारिक कवि है, या इनमें से कोई नहीं? तो मलिक मोहम्मद जैसी प्यारे साथियों एक कैसी कवि है? एक प्रकार का कैसा है? तो सूफी कवि है। कैसा है प्यारे साथियों? सूफी कवि, याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी जो होगा प्यारे साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। सूफी कवि है कौन, मलिक मोहम्मद जैसी जी। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। सभी इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस लाए गए हैं आपके लिए, आपके मात्र 10 दिन बाद आपके बोर्ड एग्जाम में छपने की पूरी पूरी संभावना है। तो सूफी कभी याद रखिएगा अपने जहनों में, तब तक मत उतारिए जब तक ये एग्जाम आपका सर पर बना हुआ है। जब एग्जाम खत्म हो जाए तो बिल्कुल इसे भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। यानी 90% के लिए कुछ दिन और इस प्रश्न को याद करके रखना होगा। 6 नंबर सवाल है प्यारे साथियों कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। यहाँ पे है कि जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है, बताइएगा जरा। देखते हैं ऑप्शन, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अमेठी। तो जायसी का जो जन्म स्थान है प्यारे साथियों अमेठी में है। कहाँ पे, अमेठी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा, अमेठी में मलिक मोहम्मद जैसी जी का क्या हुआ था, जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात करते हैं कि जायसी के पिता का क्या नाम है। जायसी जी यानी मलिक मोहम्मद जायसी का पिता का क्या नाम है, शेख मोहम्मद, शेख यमरेज, शेख परवेज, इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शन आपको पूरी तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग बताइएगा जरा इसका आंसर कि मलिक मोहम्मद जैसी जो करवक के रचयिता है, तो इसका पिता के नाम क्या था, शेख मोहम्मद, शेख यमरेज, शेख परवेज। तो शेख यमरेज जो था इनके पिता थे, किनके, मलिक मोहम्मद जैसी जी का पिता का नाम क्या था, शेख यमरेज था। काफी बार आपके एग्जाम में लगभग 5 से 7 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निश्चित रूप से ये 2024 में भी 100% पूछे जाने की संभावना इस प्रश्न का बनता है। तो जायसी के पिता का नाम याद रखिएगा, शेख यमरेज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुपरफास्ट क्लास का 8 नंबर सवाल है और फटाफट से इसका भी आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। कहता है जायसी थे धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी कैसे थे, धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो थे साथियों एक प्रकार के फकीर थे। क्या थे, फकीर थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और काफी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस को हिट किया है एग्जामिनर ने, और बार बार ये क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। तो 2024 के लिए भी हम काफी इसे इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ मात्र 10 से 15 दिन और इसे याद रख लीजिए, उसके बाद आप भूल जाइएगा। लेकिन 90% लाना होगा तो आप इसे याद अभी तक जरूर रखेंगे और अभी आपको हो गया होगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी कैसा है, एक प्रकार के फकीर कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। अगला सवाल है साथियों कि जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे। जायसी जो है यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको पूरी तरह से दिख रहा होगा। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी या सगुन भक्ति काव्य। प्यारे साथियों आपको पता होगा जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी वो काव्य धारा से जुड़े थे। यानी किस काव्य धारा से, तो ये प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। कौन से, प्रेम मार्गी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया गया है। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो प्रेम मार्गी शाखा। ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे साथियों, बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट रहने वाला है। और काफी बार ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर एक एक क्वेश्चन को आप अपने एग्जाम में सिर्फ आंख बंद करके लगाना चाहते हैं, यानी टोटल के टोटल क्वेश्चंस को लड़ाना चाहते हैं कि कहां से ऐसा क्वेश्चंस मिल जाए वो डायरेक्टली एग्जाम में छप जाए, तो प्यारे साथियों इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ, एक एक क्वेश्चंस को अपने दिमाग में डालिए ताकि सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 90% से ज्यादा उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। मलिक मोहम्मद जायसी की काव्य की भाषा कौन है, तो अवधी है। कौन है प्यारे साथियों, अवधी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट होगा। 11 नंबर सवाल है, जरा ध्यान से देखिएगा। कहता है जायसी की काव्य का मुख्य रस क्या है। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य का मुख्य रस यहाँ पे पूछा गया। वत्सल्य रस है, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य का मुख्य रस यहाँ पे जो है वो क्या है, वीर रस है। क्या है प्यारे साथियों, वीर रस याद रखिएगा, जो जायसी के काव्य का मुख्य रस माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे जायसी जी का मुख्य रस काव्य का पूछा गया है, तो काव्य का श्रृंगार रस होगा। कौन है प्यारे साथियों, श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने
रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार से जोड़ा? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने रत्नसेन की पद्मावती की कथा को प्यारे साथियों रक्त रूप लेई द्वारा क्या किया था? इसी प्रकार से वो जोड़ा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं के द्वारा, गंगा जल के द्वारा, जल के द्वारा, इनमें से किसी की नहीं। तो पद्मसेन और कथा यहाँ पे पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा गया था? तो अपने आंसुओं से वो सींचे थे कि कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए को क्या बोल सकते हैं? 100% राइट आंसर बोल सकते हैं। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुका है। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? मतलब जायसी नेत्र से क्या थे प्यारे साथियों? यहाँ पे नेत्र क्या थे? उनके नहीं थे जायसी जी को, इसीलिए उनका दोष युक्त होते हुए भी वो गुणवान है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। बी क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर इस प्रश्न का होगा। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य है किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। तो आपको पता होगा जायसी जी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो समुद्र की भांति, समुद्र की उसमें चर्चा किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इनमें से प्रेम के पीर के कवि बताइए। प्रेम के पीर के कवि किसे कहा जाता है? तो साथी याद रखिएगा जायसी जी को। बात करें इस क्वेश्चन की तो आपके एग्जाम के लिए MBBBI क्वेश्चन माना जाता है, क्योंकि साथियों ये आपके बार बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है? यानी प्रत्येक ईयर जो होता है आपके जो एग्जाम होता है बोर्ड में, वो पूछा ही जाता है कि प्रेम के पीर के कवि किसे कहते हैं। तो बहुत स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं? नाभादास मार देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी को यहाँ पे प्रेम का पीर का कवि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। काफी अच्छा सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे इस प्रश्न के लिए क्या आ रहा है? ए बिल्कुल आ रहा है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जरा हम लोग बात कर लेते हैं। करवक कहाँ से लिया गया है? करवक जो है वो कहाँ से लिया गया है? आखिरी कलाम से, अखरावट से, या ऑप्शन नंबर सी कहता है मधु मालती या पद्मावत। तो अखरट जो है प्यारे साथियों ये पद्मावत से लिया गया है। क्या है ये? 1 मिनट। करवक जो है वो कहां से लिया गया है? पद्मावत, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। जरा 18 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा सभी स्टूडेंट, सभी का यहाँ पे आंसर मैं देखना चाहता हूं। तो करवक के रचयिता का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया, फिर से सवाल है और गंभीर रूप से पूछा गया सवाल है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस को चेंज किया गया। तो करवक जो है ये जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया, आपको पता ही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट होगा। तो एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से भी पूछा जाता है कि करवक किसके द्वारा लिखा गया? तो मलिक मोहम्मद जायसी। करवक के रचयिता कौन है? वो भी मलिक मोहम्मद जायसी। या मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सी कविता लिखी? तो वो करवक। तो एक ही प्रश्न को 4 तरह से 5 तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो है पद्मावत, उसकी भाषा क्या है? कौन सी भाषा में पद्मावत की रचना किया है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या मैथिली? तो प्यारे साथियों आपको पता है उस पद्मावत में जो भाषा का यहाँ पे उल्लेख किया गया कौन सा भाषा है? तो अवधी भाषा का उपयोग वहां पे किया गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, अवधि याद रखिएगा। अगला सवाल पर जरा फोकस करते हैं। कहता है मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है? जरा बताइएगा कौन से परंपरा के अंतर्गत ये आते हैं? तो ये जो आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी प्रेमा संख्यान काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रेम के पीर के कवि इन्हें बोला जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट होगा। 21 नंबर पर जरा फोकस कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? तो जो अपने आंख की उपमा जो है दर्पण से करते हैं। किससे करते हैं प्यारे साथियों? दर्पण से करते हैं अपनी आंख की उपमा। तो काफी यहाँ पे इमोशनल कहानी है। ये जो है जायसी के द्वारा जो लिखा गया है और काफी पढ़ने में भी कष्टदायी पड़ता है, इमोशनल है। तो उनके आंख नहीं होते हैं मलिक मोहम्मद जायसी को एक प्रकार का दर्पण से क्या करते हैं? अपने आंख का तुलना करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि है? तो हमने आपको बताया था ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है प्यारे साथियों। किस शाखा के कवि है यहाँ पे? प्रेम मार्गी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे याद रखिएगा ए बिल्कुल राइट है।
और प्रेम के पीर के कवि भी इन्हें कहा जाता है मलिक मोहम्मद जायसी को। हमने बताया साथियों कि प्यारे साथियों इस चैप्टर से काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, जैसा कि MBBI क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस भी, मोस्ट चॉइस क्वेश्चन जो इससे पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये प्रेम मार्गी शाखा याद रखिएगा। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं, कौन सी कीर्ति जायसी की नहीं है? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मृगावती जो है इनका बिल्कुल नहीं है। पद्मावत, अखराट और आखिरी कलाम दोनों की हमने चर्चा किया है, और आखिरी कलाम भी है जो यहाँ पे जायसी की है, बट मृगावती जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ये जायसी की नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे फोकस करते हैं। 24 नंबर की पद्मावत किसकी रचना है? तो हमने बताया पद्मावत जो है यहाँ पे जायसी का ही है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है। यानी एक चैप्टर में आपके 2-3 ऐसे पद्मावत है और भी है, उनका भी उल्लेख किया गया, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी रचना है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। चलिए, तो इस चैप्टर के टोटल कितने 24 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। अब हम सूरदास के पद के बारे में बात करेंगे, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का करने का प्रयास करेंगे। ये भी चैप्टर जो है काफी वेटेज रखता है आपके एग्जाम के लिए, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, तो ध्यान से बने रहेंगे। टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव करके आज आप लोग जाइएगा, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम का फाइनल तैयारी है, फाइनल स्टेज के लिए मात्र कुछ और मेहनत करने की आपको यहाँ पे जरूरत है, मात्र और 10 दिन, उसके बाद मजे कीजिएगा। तो सूरदास की कौन सी रचना है? हमने बताया आपको सूरदास एक प्रकार का पद लिखते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट है। प्यारे साथियों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। कौन? सूरदास की रचना। करबक हमने बताया मलिक मोहम्मद जायसी की है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। पुत्र वियोग किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। करबक किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पद जो होगा ये सूरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूरदास किस भक्ति के कवि है, जरा बताइएगा। सूरदास यहाँ पे कौन से भक्ति के कवि है? किस भक्ति के कवि है? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, मातृ भक्ति, देश भक्ति। तो प्यारे साथियों सूरदास जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है, कृष्ण भक्ति के कवि है। कौन से भक्ति के कवि है? कृष्ण भक्ति, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं? सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? अवधी की, खड़ी बोली की, या यहाँ पे ब्रज भाषा या मैथिली? तो सूरदास जो है यहाँ पे ब्रज भाषा के क्या है? कवि है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी जो होगा प्यारे साथी बिल्कुल राइट है। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस माने जाते हैं, क्योंकि बार बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर सवाल है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा प्यारे साथियों। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन दोस्त है सभी का पास कर दे, जितने भी ग्रुप है सभी में फैला दे, ताकि सभी का सुपर फास्ट रिवीजन हो सके। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि माना जाता है, तो ये सूरदास को माना जाता है। किनको प्यारे साथियों? सूरदास को। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं, सूरदास किस धारा के कवि है? सूरदास जो है ये कृष्ण मार्गी धारा के कवि है। कौन से? कृष्ण के पुजेरी है, कृष्ण मार्गी धारा के कवि माने जाते हैं। कौन प्यारे साथियों? तो यहाँ पे सूरदास जी कौन से धारा के कवि माने जाते हैं? तो कृष्ण मार्गी। ऑप्शन नंबर बी अपने जहनों में उतार लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि बार बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है। चाहे तो आप क्वेश्चंस बैंक को उठा के देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। 6 नंबर सवाल है कि कृष्ण कहां बैठकर भोजन कर रहे हैं? चैप्टर के अनुसार कृष्ण जो है वो कहां पे बैठ के भोजन कर रहे हैं? नंद की गोद में, यशोदा की गोद में, यमुना की गोद में, या कदम्ब के पेड़ पर? तो कृष्ण जो होते हैं वो नंद की गोद में बैठकर क्या करते हैं? भोजन करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के लिए माने जाते हैं। 7 नंबर है कि प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है? कृष्ण को किसको सूचना होगा यहाँ पे? रात्रि होने की, दोपहर होने की, भोर होने की, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम यहाँ पे प्रस्तुत प्रथम पद में जो होता है वो कृष्ण को क्या? भोर होने की सूचना दी जाती है कि उठो लाला भोर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी जो होगा बिल्कुल राइट है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है, यानी इंपॉर्टेंट है, और 2024 के लिए भी काफी
इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। 8 नंबर है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। सूरदास से पूछा गया कि हिंदी साहित्य के किस काल की कवि है। आदि काल, भक्ति काल, रिद्धि काल, आधुनिक काल। तो सूरदास जो है ये भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, कृष्ण मार्गी कवि माने जाते हैं। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? हमने आपको बताया था सुर सागर इन्हीं का है, साहित्य लहरी भी है, सुर सावली भी है, और सतसई जो है प्यारे साथियों इनका नहीं है। सूरदास का नहीं है सतसई, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। 10 नंबर है कि कौन सी रचना सूरदास की है। सतसई, दोहावली, सुरसागर। हमने अभी पिछले ऑप्शन में देखा कि सुरसागर जो था ये सूरदास का है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। सूरदास किस चीज की भूख है? सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण की, झूठ की, प्रेम की, काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो सूरदास को जो भूख रहती है वो कृष्ण के, झूठ की रहती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? यानी अनुमानित बताया जाता है कि सूरदास का जन्म तिथि है, क्योंकि इनका पूरा करेक्ट पता नहीं है। तो सूरदास का अनुमानित जन्म तिथि जो होता है 1475 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप का यहाँ पे कौन सा कवि नहीं है? ऑप्शन है सूरदास, कृष्णदास, जायसी जी और कुमानंद दास। तो जायसी जो है अष्टछाप के कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है, कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? काफी एमबीबीआई सवाल माने जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। जब आप पेपर उठा के देखेंगे प्रत्येक ईयर का, यानी हर एक साल का, तो ये क्वेश्चन आपको वहां पे मिलना ही होगा, क्योंकि ये सवाल जो है हर एक साल के पेपर में पूछा गया अभी तक कि कछु खात कछु धरनी गिरावत, छवि निरखत नंद रनिया, कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास का अलंकार यूज किया गया है। कौन सा प्यारे साथियों? अनुप्रास, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। कंबल कुसुम फूले नर नारी सुर श्याम में कौन सा अलंकार है? बताइएगा जरा यहाँ पे कौन सा अलंकार है। सभी का यहाँ पे जवाब आना चाहिए। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो हमने आपको बताया यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का इसमें भी यूज किया गया। साहित्य लहरी किसकी रचना है? बताइएगा जरा। साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद, जायसी, सूरदास, कबीर या तुलसीदास। तो साहित्य लहरी जो है प्यारे साथियों सूरदास की रचना है। किसका है? सूरदास की। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? हमने आपको बताया था सूरदास की जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी जाती है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल माने जाते हैं आपके 2024 एग्जाम के लिए। सूरदास के गुरु का नाम जरा बताइए कि क्या था? तो नरहरिदास था, विठल नाथ दास था या बलमाचार्य। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बलमाचार्य जो था सूरदास के गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो सूरदास जो है दीक्षित कौन से मार्ग में हुए थे? तो पुष्टि मार्ग में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। अगला सवाल है, बलवाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव के पद गाते थे? प्रेम के, वीर भक्ति के, दैन्य के, अवसाद के? जरा बताइएगा सूर किस भाव के पद गाते थे? सॉरी, आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो गया, दैन्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है, सुरसागर किसकी रचना है? प्यारे साथियों सुरसागर जो है यहाँ पे किसकी रचना है? रैदास की है, सूरदास की है, नंददास की है या तुलसीदास की है? तो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट का सीरीज है ये, सुपर फास्ट रिवीजन के लिए सीरीज है। क्या है ये? सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज है, और इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का प्रयास कर रहे हैं कम समय में। कितने समय में? कम समय में। तो फटाफट से आप लोग भी लाइक सब्सक्राइब फटाफट से लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और अपने स्टूडेंट जितने भी भाई बहन दोस्त हैं ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में क्या कीजिए, शेयर कर दीजिए इस क्लास को। तो सुरसागर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा सूरदास की है। यहाँ पे सुर लगा हुआ है, यानी ये भी सूरदास का होगा। ये आपका ट्रिक रहेगा आपके एग्जाम के लिए। मात्र 10 दिन बाद आप पेपर में क्या कीजिएगा, सिर्फ आपको ऐसे टिक लगाना है और गोल को भर के आगे बढ़ जाना है। अगला सवाल पे जरा फोकस कर लेते हैं। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है द्वितीय पद में? तो उसमें जो है अपूप का उल्लेख नहीं है। दही, मक्खन और मिश्री तीनों का तो किया गया,
लेकिन अपूप का यहाँ पे उल्लेख नहीं है द्वितीय पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की कीर्ति क्या है? सूरदास की कीर्ति क्या है? जरा ऑप्शन देखते हैं। प्रणभंग है, तो यहाँ पे जो है साहित्य लहरी जो है इनकी कीर्ति है सूरदास की। साहित्य लहरी क्या है? एक प्रकार का कीर्ति है, याद रखिएगा किनकी है? सूरदास की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? भोजपुरी में, संस्कृत में, ब्रज भाषा या अवधी? तो सूरदास का जो भाषा था वो ब्रज भाषा था, तो सूरसागर भी ब्रज भाषा में ही होगा, क्योंकि ये जो लिखा गया है सूरदास के द्वारा ही लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? श्रृंगार, वात्सल्य, हास्य रस, रोदन रस? इसका जवाब आप लोग अपना अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आपको बताना है, फटाफट से कमेंट कीजिए आप लोग। अगला सवाल पे हम बढ़ते हैं। कहता है कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? तो गोद होता है। क्या होता है प्यारे साथियों? गोद होता है इस चैप्टर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण जो है कौन से कवि के पूज्य थे? तुलसीदास के, जायसी के, कबीरदास के या सूरदास के? तो सूरदास के क्या थे? ये पूज्य थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी जो होगा बिल्कुल राइट है। एमबीबीआई क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 2024 के लिए भी इंपॉर्टेंट हम इसे मान सकते हैं। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। तो साथियों इस चैप्टर से भी टोटल के टोटल 27 क्वेश्चंस बने, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग चलते हैं आज के थर्ड चैप्टर तुलसीदास के पद पे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? जरा बताइएगा। तुलसीदास का यहाँ पे जन्म कब हुआ? तो आपको पता है तुलसीदास का जो जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1543 में तुलसीदास का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर है। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ? जरा बताइएगा। तुलसीदास का जन्म यहाँ पे कौन से प्रदेश में हुआ था? तो ये जो है हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तुलसीदास का अगर जन्म के बाद बारे में पूछेगा, यानी हर एक साल तो ये पूछता ही आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, लेकिन इस साल भी अगर आपसे पूछ दे 2024 में, तो आप लोग क्या बताइएगा? उत्तर प्रदेश। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, काशी में कितने वर्ष तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की है? तो इसका आंसर तो आपको बताना होगा। तुलसीदास ने शिक्षा कितने वर्ष तक रहकर वहां पे काशी में प्राप्त की? 10 वर्ष। बिल्कुल राइट आंसर है। 10 वर्ष जो है तुलसीदास जी वहां पे रहे थे। कितने वर्ष प्यारे साथियों? 10 वर्ष याद रखिएगा। और आप भी अब 10 दिन मात्र इसे याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला ये क्लास। अगला सवाल है, रामचरितमानस किसकी रचना है? जरा बताइएगा। रामचरितमानस जो है ये किसकी रचना है, जिसका जयगान आज पूरे भारत में हो रहा है प्यारे साथियों? राम मंदिर का निर्माण कहां पे? उत्तर प्रदेश में हो गया है। तो रामचरितमानस किसकी रचना है प्यारे साथियों? तुलसीदास की है। इन्होंने ही, तुलसीदास ने ही रचना किया है रामचरितमानस का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। काफी इंपॉर्टेंट भी माना जा सकता है, क्योंकि हाल ही में राम मंदिर का भी निर्माण हुआ है और आपके एग्जाम भी आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस की संभावना बनती है। काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हो सकता है, और एग्जामिनर के अगर माइंड में आया होगा ये क्वेश्चंस तो निश्चित रूप से सेट किया होगा, तो अपने खोपड़ी में इसे जरूर डाल लीजिए। रामचरितमानस किसकी है? तो तुलसीदास द्वारा रचित है। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है? जरा बताइएगा। राम मार्गी, कृष्ण मार्गी? तो ये जो है ये राम मार्गी शाखा के क्या है? कवि है। तुलसीदास जी राम मार्गी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए बिल्कुल राइट। दूसरे पद में कहता है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया? दूसरा जो पद आता है उसमें तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था? निर्बल के रूप में, दाता के, या भिखारी के रूप, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, एमबीबीआई क्वेश्चन है, काफी बार पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में, लगभग ये क्वेश्चन 10 बार टोटल के टोटल अगर मिला के बताएं तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्वास न हो, क्वेश्चन बैंक उठा के देख ली, हर एक साल के पेपर में आपको मिलेगा कि अपना परिचय किस रूप में देते हैं तुलसी ने, तो ये भिखारी के रूप में देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलसीदास को किस चीज की भूख है? हमने बताया इनका कि यश का नहीं है, यहाँ पे किसकी है? भक्ति की है।
तुलसीदास को किस चीज का भूख है, तो भक्ति की है, वो भी राम भक्ति। कौन सी? राम भक्ति कवि की यहाँ पे इनका भूख है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर है। अगला सवाल, तुलसीदास के रचित पठित पद किस भाषा में है, तो ये जो है अवधि में लिखते हैं, अवधि भाषा इनका था, किनका? तुलसीदास का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर है। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी प्रस्तुत की है, किसकी स्तुति की है, तो प्रथम पद में जो होता है गणेश जी की, भगवान शिव की, या सीता जी की, या इनमें से कोई नहीं। तो तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस में प्यारे साथियों सीता जी की वर्णन किया है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल राइट दिया गया है। अगला सवाल है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो तुलसीदास के दोनों पदों में जिस रस की व्यंजना हुई है वो है ऑप्शन नंबर बी भक्ति रस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आपके एग्जाम के लिए है। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया, राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन के दुखिया के रूप में, या सीता के दास के रूप में? तो प्रथम पद में जो अपना परिचय देते हैं वो सीता के दास के रूप में देते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पद में अपना जो परिचय किस रूप में देते हैं, तो सीता के दास के रूप में। काफी इंपोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से। अगला सवाल है, अब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है, सीता के लिए, राधा के लिए, अंजनी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है, ये जो संबोधन है वो सीता के लिए किया जाता है। किसके लिए प्यारे साथियों? सीता के लिए, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल है, कहता है कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे। मित्र नहीं पे फोकस कीजिएगा, नहीं पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज आपको ये कर सकता है। तुलसीदास के मित्र नहीं थे महाराज मान सिंह, ये तो थे, टोडरमल ये भी थे, और नाभादास भी थे। सूरदास इनके मित्र नहीं थे। कौन थे प्यारे साथियों? सूरदास जो थे इनके मित्र नहीं थे, किनके? तुलसीदास के। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है, तो तुलसीदास की यहाँ पे कौन सी रचना है? सुरसागर है, विनय पत्रिका है, प्रायश्चित है, या पद्मावत है? तो रचना जो है तुलसीदास की यहाँ पे कौन सी रचना नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी विनय पत्रिका जो है इनका नहीं है, तुलसीदास का इनका नहीं है। सुरसागर का है, प्रायश्चित है, और पद्मावत है। सॉरी, तुलसीदास की है, ये तो सूरसागर का है प्यारे साथी। पश्चात और पद्मावत भी है, लेकिन विनय पत्रिका किनका है? तो तुलसीदास की है। ध्यान से देखिएगा, तुलसीदास की पूछा गया है तो ये विनय पत्रिका है। अगला सवाल, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, जरा इसका जवाब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी आखिरी कलम, कलम होगा, यहाँ पे क्या होगा? आखिरी कलम होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, कवितावली के रचनाकार है, कवितावली के रचनाकार कौन है? जायसी है, तुलसीदास है, कबीरदास है, या सूरदास है? तो कवितावली की जो रचना है वो किनकी है? वो तुलसीदास की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है, हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारे साथियों बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर है। और एक भी प्रश्न का यहाँ पे आपको जवाब नहीं छोड़ना है, कवितावली जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। रामचरितमानस का प्रधान रस का नाम बताइए। तो ये जो है रामचरितमानस का प्रधान रस वो भक्ति रस है। कौन सा है? भक्ति रस। वो भक्ति की चर्चा करते हैं कौन? रामचरितमानस का प्रधान रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भक्ति रस राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो हमने आपको बताया था एक प्रकार का महाकाव्य इन्हें माना जाता है। गीत काव्य, गाथा या खंड काव्य नहीं है। ये जो है प्यारे साथियों ये क्या है? तो एक प्रकार का महाकाव्य है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। 20 नंबर सवाल है कि कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? नहीं पे फोकस कीजिए, नो से सवाल पूछा गया। तो तुलसी की नहीं है कवितावली, बड़ैवा रामायण, गीतावली, या राधा प्रस्तुति? ऑप्शन नंबर राधा स्तुति जो है इनका नहीं है। फटाफट से 21 नंबर सवाल की ओर चलते हैं, सुपर फास्ट डिवीजन का और भी फास्ट करते हैं। मानस रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो रामचरितमानस का जो रचना किया गया है वो प्यारे साथियों संवत यानी 1631 ईस्वी ऐसा माना जाता है कि इस काल में रामचरितमानस की रचना किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल है, रामचरितमानस की भाषा बताइए। तो हमने बताया था रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में यहाँ पे लिखा गया है। अगला सवाल है,
विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा जो है प्यारे साथी यहाँ पे याद रखिएगा अंतर्वेदी ब्रज भाषा उसे कहते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जो है राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। कहाँ? राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में यहाँ पे तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगला सवाल है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम पूछा गया है, मतलब मेन नाम पूछा गया है। क्या पूछा गया प्यारे साथियों? मेन नाम पूछा गया, बताइएगा। तो तुलसीदास का जो मेन नाम था वो क्या था? राम बोला। क्या था? राम बोला। और काफी एमबीबीआई सवाल है, आपके एग्जाम में हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो तुलसीदास के जो शिक्षा गुरु थे वो शेष सनातन थे। कौन थे? शेष सनातन तुलसीदास के कौन थे? तो शिक्षा गुरु, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कौन सी रचना तुलसी की है? तो तुलसी की कौन है यहाँ पे? विनय पत्रिका, लग्न पत्रिका या सीता स्वयंवर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सीता स्वयंवर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर विनय पत्रिका तुलसी की है। किनका है? विनय पत्रिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला सवाल है कौन सी कृति तुलसी रचित है? तो तुलसी रचित जो है वो रामचरितमानस है। ये जो कृति है जो तुलसीदास के द्वारा रचित है, रामचरितमानस। कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो नहीं में कौन आएगा? वैरक संदीपनी बिल्कुल इन्हीं का है। भैरव रामायण और जानकी मंगल भी है, लेकिन पंचवटी इनका नहीं है, तुलसीदास द्वारा ये रचित नहीं है। अगला सवाल पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास के किस कृति से लिए गए हैं? तो ये विनय के पद से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं प्यारे साथियों? विनय के पद, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो ये जो थे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, वो भी राम भक्ति काल के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कवितावली के रचनाकार बताइएगा कि कवितावली के रचनाकार कौन है? जायसी है, तुलसीदास है या कबीर है, सूरदास। तो यहाँ पे जो हैगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी राइट होगा, तुलसीदास। कवितावली की रचना कौन है? इस चैप्टर के लिए इतना ही। ऐसा क्वेश्चन था 32 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट साबित हो सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, छप्पे पे। छप्पे का पहला नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, और फटाफट से आप लोग बताइएगा, काफी इसे तेजी में हम लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है? बताइएगा जरा इनका रचयिता कौन है? तो आपको पता होगा नावादास। छप्पे का रचयिता कौन है? तो नावादास, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। अगला सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नावादास की कौन सी रचना है? तो हमने आपको बताया था नावादास की जो यहाँ पे रचना है वो छप्पे है। छप्पे किनका है? तो नावादास का है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीबीआई VVI क्वेश्चन हम इसे मान सकते हैं कि नावादास की कौन सी रचना है? तो छप्पे याद रखिएगा। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं कि नावादास किस धारा के कवि है? प्यारे साथियों आपको पता होगा कौन से धारा के? सदगनोपासक राम भक्त धारा के कवि है कौन? नावादास जी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी इंपोर्टेंट और काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है, एमबीबीआई सवाल है। अगला नंबर क्वेश्चन, नावादास किसके समकालीन थे? कबीरदास, सूरदास या ऑप्शन नंबर यहाँ पे तुलसीदास। तो नावादास जो है वो तुलसीदास के समान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है नावादास का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता है 1570 ईस्वी के अनुमानित बताया जाता है कि नावादास जी का जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, और ऑप्शन नंबर बी काफी इंपोर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल किसकी कविता को सुनकर कवि नावादास सिर झुका लेते हैं? तो ये जो है प्यारे साथियों किसकी कविता? सूरदास की कविता। सूरदास की कविता को सुनकर नावादास जो होते हैं वो सिर को झुका लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए काफी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है और बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं। फटाफट से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके और 2024 में गर्दा उड़ा सके। तो कौन सी रचना नावादास की है? हमने आपको बताया था भक्ति काल जो है ये नावादास की है। अगला सवाल, नावादास की अस्थायी निवास कहाँ है? तो आपको पता है अस्थायी निवास जो है इनका वो वृंदावन है। कहाँ पे है प्यारे साथियों? वृंदावन। और काफी बार ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए, यानी टोटल के टोटल जितने भी क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में है प्यारे साथियों, वो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स देने का प्रयास करेगा मात्र 10 दिन बाद। तो याद रखिएगा सभी क्वेश्चन, ये इनका जो निवास है वो वृंदावन में। अगला सवाल है संपूर्ण भक्ति काल में किस छंद की व्यंजना है? तो कौन सी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की छप्पे की व्यंजना है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो ये जो होता है टोटल 6 छप्पे कितने 6 पंक्ति का क्या होता है छंद होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला सवाल है कि सर के कवित्व को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो सिर हिलाते हैं, भाव विभोर होते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसका ऑप्शन तो आप बताएंगे कमेंट करके, तो फटाफट से कमेंट करिए और सोइए मत, फटाफट से इसका आंसर बताइए। अगला सवाल पे हम लोग फोकस कर लेते हैं। कहता है सर कवित्व सुनी कौन कवि में कौन सा अलंकार है? तो इस चैप्टर से अलंकार पूछे जाते हैं। अनुप्रास, अभी तक जितने अलंकार हैं सभी अनुप्रास अलंकार का यूज इसमें किया जाता है। कबीर किस में भेद नहीं रखते? तो कबीर जो होते हैं हिंदू मुसलमान में क्या करते हैं? भेद नहीं करते हैं। कबीर जो होते हैं हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, नाभादास में जाति पाति और वर्णाश्रम का खंडन किस कवि के छप्पे में लिया गया है? तो ये जो लिया गया है ये कबीर के छप्पे में लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ है? तो ये जो है भक्ति काल में नाभादास का उदय हुआ है, वो भी हिंदी साहित्य में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे सी जो होगा राइट आंसर होगा। काफी एमबीबीआई सवाल होगा आपके एग्जाम के लिए। 16 नंबर है, कहता है किसके हित का वचन कौन कहता है कि सबके हित का वचन कौन कहता है पाठ के अनुसार? तो कबीर जी बोलते हैं। पाठ के अनुसार पूछा गया तो कौन बोलते हैं? कबीर जी। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। कहानी का अर्थ होता है, तो कहानी का जो अर्थ होता है वो विश्व और प्रतीत होता है, विश्वास और प्रतीत। कहानी का जो अर्थ होता है प्यारे साथियों ध्यान से सुनिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीबीआई है आपके एग्जाम के लिए। कहानी का प्रतीक क्या है? विश्वास है और प्रतीत है। अगला सवाल है, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो नाभादास के जो दीक्षा गुरु माने जाते हैं वो स्वामी अग्रदास अग्रवली माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। स्वामी अग्रदास अग्रवली जो नाभादास के शिक्षा गुरु है। अगला सवाल पर फोकस करते हैं। भक्तमाल की रचयिता कौन है? कबीरदास है, गुरु नानक है, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है रैदास या नाभादास। तो भक्तमाल के जो रचयिता है वो कौन है? नाभादास जी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। भक्त चरित्रों की माला है, भक्त चरित्रों की माला है, तो ये भक्तमाल कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है। नाभादास किसके शिष्य थे? तो हमने बताया आपको नाभादास जो है ये स्वामी अग्रदास के क्या थे? शिष्य माने जाते हैं। कबीरदास किस शाखा के कवि है? सगुण शाखा के, निर्गुण शाखा के, या सर्वगुण शाखा के? तो ये जो है कबीरदास ये निर्गुण शाखा के कवि माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे, नाभादास किस काल के कवि थे? तो हमने आपको बताया था नाभादास जी है ये भक्ति काल के कवि है। कौन सी? भक्ति काल। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फाइनल एग्जाम में गर्दा मचाने वाला क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि नाभादास के कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो ये जो है कबीर और सूरदास के बारे में है। दोनों के बारे में लिखे हुए हैं कौन? नाभादास जी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा। अब हम लोग चलते हैं कवित्व पे। कवित्व भी काफी इंपॉर्टेंट है। कहता है भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो भूषण ने यहाँ पे कौन सी कविता लिखी है प्यारे साथियों? कवित्व को लिखा है। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? कवित्व। काफी एमबीबीआई क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। अगला सवाल है, कवित्व शीर्षक कविता कौन है? कवित्व शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो ये भूषण है। कौन है? भूषण। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भूषण से भी बनते हैं। अगला सवाल है, भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है? तो भूषण जो है रीति काल के, यहाँ पे रीति युक्त धारा के कवि है। कौन से धारा के? भूषण कौन से धारा के काल के कवि है? तो रीति युक्त धारा के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। कवित्व के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो हमने आपको बताया था कि वीर रस है। कवित्व के प्रथम रस में कौन सा रस है? तो वीर रस का उल्लेख किया गया। कवित्व के द्वितीय पद में किस रस की व्यंजना हुई है? करुण रस, श्रृंगार रस, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे है वीर रस या विभक्त रस। तो प्रथम यहाँ पे दिया गया है द्वितीय पद में करुण रस की वहां पे क्या किया गया है? व्यंजना हुई है। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? तो ये जो है ब्रज भाषा में रचना किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, छत्रसाल के तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो छत्रसाल के तलवार ने जो रूप धारण कर रखा है वो रौद्र रूप है। कौन सा है? रौद्र रूप, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला सवाल है, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करता है? तो वो प्रसाद प्रदान करता है। काली देवी को छत्रसाल की जो तलवार होती है वो प्रसाद प्रदान करने का प्रयत्न करता है।
कहता है लागती लंपकी कंठ वैरिन के नागिन सी में कौन सा अलंकार है। ये भी अलंकार काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 2024 के लिए भी MBBI साबित हो सकता है। तो अलंकार यहाँ पे पूछा गया तो अनुप्रास, सभी में अनुप्रास याद रखिएगा। अलंकार से अगर आपके पास सवाल आ जाए अनुप्रास लगा के आंख मूंद के अनुप्रास को लगाइएगा और 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी रचना भूषण की है। तो भूषण की जो यहाँ पे रचना है शिवराज भूषण, ये भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट है। भूषण ने समुद्राग्नि से किसकी तुलना की है। तो ये जो तुलना है शिवाजी के की है। शिवाजी की तुलना जो है समुद्राग्नि से की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है बताइएगा। श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस। तो यहाँ पे जो है प्रथम में पूछा गया है तो ये भक्ति रस होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा रस पूछा गया है। भूषण का प्रथम दंड में पूछा गया है तो यहाँ पे क्या होगा वीर रस होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की व्यंजना हुई है। द्वितीय में पूछा गया है वो भी छंद में, तो रौद्र रस। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रलय भानु तम मोम में कौन सा अलंकार है। तो ये क्या होगा रूपक अलंकार होगा। कौन सा रूपक। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल कौन सी कीर्ति भूषण की है जरा बताइएगा। भूषण की यहाँ पे कौन सी कीर्ति है। तो भूषण की जो कीर्ति है यहाँ पे शिवा बावनी जो है ये भूषण की कीर्ति है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। काफी इंपोर्टेंट है। कभी भूषण की उपाधि दी थी तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रंजद्राह को कवि भूषण की उपाधि दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। तो ये वीर रस को दी है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे भूषण के बारे में बात किया गया है तो यहाँ पे हम लोग श्रृंगार रस लगाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर करुण रस। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होना चाहिए। भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है तो करुण रस की वहां पे प्रमुखता वो देते हैं। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। तो टोटल 105 अलंकार का निरूपण शिवराज भूषण में किया गया। अगला सवाल है भूषण की कृति नहीं है। हर्षोल्लास इनकी नहीं है। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, अदूस उल्लास ये तीनों इन्हीं का है, लेकिन हर्षोल्लास इनका नहीं है। अगला सवाल है भूषण की प्रिय नायक बताइए। तो भूषण के प्रिय नायक कौन है। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला सवाल शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो याद रखिएगा यहाँ पे साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था साहू जी। शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। तो हमने बताया था यहाँ पे शिवा बावनी में टोटल 52 मुक्तक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। छत्रसाल दशक में छंद बताइए। तो यहाँ पे 10 छंद का उल्लेख यहाँ पे छत्रसाल दशक में किया गया। 10 मतलब 10। ऑप्शन नंबर क्या डी बिल्कुल राइट। भूषण के पिता का नाम बताइएगा। तो रत्नाकर त्रिपाठी जो है भूषण के पिता का नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। शिवराज भूषण किसकी कृति है। मतीराम भूषण की। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी एकदम राइट आंसर होगा। भूषण किस काल के कवि है। हमने आपको बताया था भूषण जो प्यारे साथियों रीति काल की कवि है। अगला सवाल शिवा बावनी में कितने मुक्तक है। तो हमने आपको बताया था टोटल के टोटल 52 मुक्तक है। अगला सवाल चिंतामणि त्रिपाठी भूषण कौन थे। तो ये जो है ये भाई थे किनका भूषण के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। शिवा चावनी में किसकी वीरता का बखान है, यानी शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है। तो शिवाजी की। छत्रसाल दशक किसकी कीर्ति है। तो याद रखिएगा भूषण की है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला सी में। अगला सवाल तो टोटल के टोटल साथियों आज के लिए इतना ही सवाल था, जो काफी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के लिए। तो एक कमेंट तो बनता है कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और साथ ही साथ में एक जरूर कर दे लाइक और एक कर दे शेयर अपने भाई बहन दोस्तों के पास, और जितने भी ग्रुप है उसमें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं हम लोग इंग्लिश के क्लास में, और काफी मजेदार क्लास लेके आएंगे, जिसमें पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करेंगे, वो भी कुछ ही मिनट में। तो जुड़े रहें स्टडी विथ रवि के साथ। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद, जय भारत एंड जय बिहार। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।